हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगवार ई ब्रेन में। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग से संबंधित कुछ प्रगुण, यानी इन सब के गुण। इससे पहले हम प्रगुण पढ़ें, इससे पहले समझ लें कि आखिर पूर्ण संख्याएँ क्या हैं। पूर्ण संख्याएँ यानी कंप्लीट नंबर सभी प्राकृतिक संख्याओं एवं ऋणात्मक संख्याओं अर्थात काउंटिंग नंबर्स बट नेगेटिव नंबर्स, यानी सभी प्राकृतिक संख्याएं वे हैं जो काउंटिंग नंबर्स हैं। और जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, संख्या रेखा पर जो ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में लिखा जा सकता है कंप्लीट नंबर्स, यानी कंप्लीट नंबर। सारे नंबर्स को मिलाने से जो संख्याएं बनती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। यानी कि कंप्लीट नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। और बाकी नेगेटिव संख्याएं भी पूर्ण संख्याएं होती हैं। आगे पहला प्रगुण समझते हैं, समवर्ग प्रगुण। यदि a व b दो पूर्ण संख्याएं हैं, यदि a व b दो पूर्ण संख्याएं हैं और उनका योगफल व गुणनफल c हो, यानी समझिएगा तीन संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याएं दी हुई हैं a और v, उन दोनों की गुणा की गई है, ठीक है। और ये गुणा करने से पहले बताया गया है कि ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। जब दोनों a और b पूर्ण संख्याएं हैं तो इनसे जब इनकी आपस में गुणा करेंगे तब जो संख्या निकलेगी वो भी एक पूर्ण संख्या होगी। मतलब पूर्ण संख्या की पूर्ण संख्या के साथ गुणा पूर्ण संख्या ही होती है, और पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ने पर भी पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये है समवर्ग प्रगुण। देखिएगा, योग का समवर्ग दिया हुआ है a + v = c। c भी पूर्ण संख्या है यदि a व v पूर्ण संख्या है तो। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, 3 + 6 = 9। 3 पूर्ण संख्या है, 6 पूर्ण संख्या है और इनका योगफल 9 भी पूर्ण संख्या है। उदाहरण देखिए, गुणन का समवर्ग a × v = c। c भी पूर्ण संख्या होगी यदि a व v पूर्ण संख्याएं हैं तो। देखिएगा, a की जगह हमने 3 लिया, v की जगह 2, दोनों की गुणा की, क्या हुआ 6। यानी 3 भी पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, तो इनका गुणनफल यानी 6 भी पूर्ण संख्या होगी। अगला पॉइंट देखिएगा, क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय, क्रम का मतलब उनका क्रम यानी सीरियल, विनिमय मतलब बदल दिया जाए, यानी जिसमें क्रम बदल दिया जाए, वह प्रगुण। देखते हैं, यदि a व v दो पूर्ण संख्याएं हैं, यदि a व b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो क्रम विनिमय प्रगुण समझते हैं। योग का क्रम विनिमय प्रगुण बराबर a + v, यानी जैसे हमने लिखा a + v, यानी a में b को जोड़ा जाए या b में a को जोड़ा जाए, आंसर समान ही आएगा। यानी इसमें दिया हुआ है a + v = v + a, यानी a में b को जोड़ेंगे तो उतना ही आंसर होगा जितना b में a को जोड़ने पर प्राप्त होगा। जैसे समझिएगा, 4 में 3 को जोड़ रहे हैं, कितना आएगा 7। अब इनका स्थान बदल लेंगे, यानी 3 में 4 को जोड़िएगा, कितना आ रहा, तब भी तो 7 ही आ रहा। ऐसे गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण a × v = b × a, यानी a का मान है 2, v का मान है 3, यानी 2 × 3 = 3 × 2, यानी 2 की 3 से गुणा कर रहे हैं, 2 3 6, और अब 3 की 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि b × a है, तो 3 दूनी भी 6 होता है। यानी कि इनके क्रम बदलने पर योग भी समान रहते हैं और
क्रम विनिमय पर गुणनफल भी समान रहते हैं। ये है क्रम विनिमय प्रगुण। अगला देखिएगा नंबर 3 साहचर्य प्रगुण। यदि ए, वी व सी तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो साहचर्य प्रगुण, यानी इसमें तीन संख्याएं ली हुई हैं, पूर्ण संख्याएं तीनों, ए, वी व सी तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो साहचर्य प्रगुण, योग का साहचर्य प्रगुण देखते हैं। ए प्लस वी प्लस सी, हमने पहले ए को बी में जोड़ा, ब्रैकेट लगाया, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद, प्लस सी यानी सी को बाहर से ऐड किया, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए एक्स्ट्रा है, ए अलग है और इसमें बी प्लस सी ए के साथ एक प्लस के चिन्ह के साथ जोड़े गए हैं, यानी ए बी एक ग्रुप है, ए प्लस बी ये अलग ब्रैकेट में बंद है, प्लस सी हो गया। आगे ए प्लस वी प्लस सी ब्रैकेट में, यानी देखिएगा पहले ए और बी की गुणा, ए और बी जोड़े जा रहे हैं इधर, और इधर वी और सी जोड़े जा रहे हैं। हालांकि जोड़े तो तीनों जा रहे हैं, लेकिन एक हल करने का तरीका, अब ए का मान 2 लिया, वी का मान 3 लिया, सी का मान 4 लिया। देखते हैं, ए की जगह 2 रखते हैं, बी की जगह 3 और सी की जगह 4। तो पहले हमने 2 + 3 बराबर 5, नीचे 5 आ गया, प्लस 4, आगे 2 ज्यों का त्यों उतार लिया, आगे ब्रैकेट वाला हल किया, 3 + 4 बराबर 7, यानी 5 + 4 बराबर 2 + 7, 5 और 4 9 बराबर 9। यानी हमने पहले 2 संख्याओं को जोड़ा, फिर तीसरी संख्या को जोड़ा, और बराबर में हमने पहले दूसरी और तीसरी संख्या को जोड़ा, उसके साथ फिर पहली संख्या को जोड़ा, लेकिन आंसर समान आया। ये है योग का साहचर्य प्रगुण, यानी LHS बराबर RHS रहता है, चाहे किन्हीं संख्याओं को पहले या बाद में जोड़ा जाए। गुणन का साहचर्य प्रगुण, ए गुणा वी, यानी पहले ए और वी की एक साथ गुणा हुई, फिर गुणनफल की गुणा सी के साथ की जा रही है, इज इक्वल टू ए गुणा बी गुणा सी, यानी RHS में वी और सी की गुणा पहले की जा रही है, फिर वी और सी के गुणनफल के साथ ए की गुणा की जा रही है। मान रखते हैं ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4। अब इसी तरह दोनों तरफ मान रख लिए। अब देखिएगा, पहले ब्रैकेट हल करते हैं, 2 × 3 बराबर 6, 6 आ गया, 6 × 4 बराबर 2 × 4 × 3 12, 6 चौक 24, 12 दूनी 24, यानी LHS बराबर RHS। हमने इधर पहली और दूसरी संख्या की पहले गुणा की, RHS में दूसरी और तीसरी संख्या की पहले गुणा की, लेकिन गुणनफल समान रहा। ये गुणन का साहचर्य प्रगुण था। आगे गुणन सक्रिया का वितरण प्रगुण। अब पहले देखते हैं योग का वितरण प्रगुण। वितरण का मतलब होता है बांटना, अलग अलग करना। नंबर 1 योग का वितरण प्रगुण। यदि ए, वी व सी तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो ए गुणा वी प्लस सी, ए, बी व सी तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो ए गुणा ब्रैकेट में है वी प्लस सी, ठीक है। यानी अगर हम बी और सी को जोड़कर फिर ए के साथ गुणा कर रहे तब भी वही आंसर आएगा जो इनके वितरण कर देने पर आएगा। देखिएगा, बराबर ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो ए की दोनों के साथ गुणा हो जाएगी, तो पहले ए की गुणा बी के साथ होगी, यानी ए गुणा बी, फिर प्लस का चिन्ह आ जाएगा जो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, फिर ए की गुणा सी के साथ हो जाएगी, यानी ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी। अब मान रखते हैं, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान 4 रख दे रहे, तो 2 गुणा ब्रैकेट में 3 + 4 इज इक्वल टू, अब 2 की गुणा ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 की गुणा 3 के साथ हो जाएगी, 2 गुणा 3 प्लस का चिन्ह आ जाएगा ब्रैकेट वाला, 2 गुणा, अब 2 की गुणा 4 के साथ हो जाएगी। तो अब इधर क्या आ रहा, 2 गुणा ब्रैकेट वाला 7 हो गया, 2 गुणा 7 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 बराबर 8 6 14। LHS बराबर RHS। ये हो गया योग का वितरण प्रगुण। अंतर का वितरण प्रगुण। योग वाले वितरण प्रगुण में ब्रैकेट में बी और सी को ब्रैकेट में जो दो संख्याएं दी हुई होती हैं उन्हें जोड़ा गया होता है, और अंतर के वितरण प्रगुण में उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाया हुआ होता है, बाकी नियम वही होता है। देखिएगा,
यदि ए, बी व सी तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो ए गुणा ब्रैकेट में बी माइनस सी इज इक्वल टू, अंदर ब्रैकेट खोल देंगे तो ए की गुणा बी के साथ आ जाएगी, ब्रैकेट वाला चिन्ह आ जाएगा, यानी ए गुणा बी माइनस ए की गुणा सी के साथ हो जाएगी, माइनस ए गुणा सी। अब इनकी मान रखेंगे तो 2 गुणा 4 माइनस 3 बराबर 2 गुणा, अब 2 की गुणा पहले 4 से होगी, फिर माइनस चिन्ह आएगा, फिर 2 की गुणा 3 के साथ, तो 2 गुणा 4 माइनस 3 बराबर 2 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 3। यानी अब इस साइड LHS में देखते हैं, 2 गुणा 4 में से 1 गया 1, 2 गुणा 1 बचा बराबर 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 8 में से 6 गया 2। आगे बढ़ते हैं, शून्य का गुणन गुण, यानी शून्य का गुणन गुण, यानी अगर शून्य की किसी की संख्या के साथ गुणा करते हैं तो क्या होता है। यदि ए कोई पूर्ण संख्या हो तो ए की शून्य संख्या से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा शून्य होता है। ए की किसी संख्या से गुणा कर दे, चाहे किसी संख्या से गुणा कर दे, चाहे वह पूर्ण संख्या हो या ना हो, ऐसे समझिएगा। अगर हम किसी संख्या की 0 के यानी शून्य के साथ गुणा कर दे रहे हैं तो वह पूरी संख्या शून्य हो जाएगी। अब शून्य का योग व अंतर का गुण, ए कोई पूर्ण संख्या हो तो ए में से शून्य को जोड़ने या घटाने पर उस जोड़ने या घटाई जाने वाली संख्या में से कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी अगर किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जा रहा है तब भी वही संख्या प्राप्त होगी, अगर किसी संख्या में से शून्य को घटाया जा रहा है तब भी वही संख्या प्राप्त होगी। देख लीजिएगा, a + 0 बराबर a, a - 0 बराबर a। अब देख लेते हैं, a की जगह कोई संख्या ले लेते हैं, हमने 5 में 0 को जोड़ा, कितना बचा, 5 बचा। अब 5 में से 0 को घटा देंगे तब कितना बच रहा, तब भी 5 बच रहा। यानी कि क्लियर है कि किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे है गुण, शून्य का भाग का गुण, यानी शून्य का भाग का गुण, यानी शून्य से किसी संख्या को भाग कर रहे हैं तब क्या होगा। यदि ए पूर्ण संख्या हो तो ए को शून्य से भाग करने पर भागफल अनंत या असीमित अर्थात अपरिभाषित प्राप्त होता है। यानी ये कोई परिभाषित नहीं किया गया, ये निश्चित नहीं है। यानी यदि किसी संख्या को शून्य से भाग कर दिया जाएगा तो वह अनंत हो जाएगा, असीमित हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। a/0 बराबर अनंत। हालांकि ये पढ़ा चुके हैं, पीछे की वीडियो देखेंगे, सब दिया हुआ है उसमें। गुणन का तत्समक अवयव, यदि कोई पूर्ण संख्या a है, यदि कोई पूर्ण संख्या a है तो a की 1 के साथ गुणा करने पर गुणनफल वही संख्या प्राप्त होती है। यह एक ही गुणन का तत्समक अवयव है। अगर आपसे पूछा जाए गुणन का तत्समक अवयव क्या है, 1, यानी किसी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे a गुणा 1 बराबर 1 गुणा a बराबर a। अब a की जगह कोई मान रख लेंगे, 3 गुणा 1 बराबर 1 गुणा 3 बराबर 3। आगे कुछ उदाहरण दिए हैं, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके इनको हल किया जाएगा। पहला देखिएगा, 487 गुणा 1000। अब वितरण प्रगुण को प्रयोग में लाने के लिए अब हम देखेंगे कि जब दो संख्याओं की गुणा करने को कहा गया होगा तो उन दो संख्याओं में हम सबसे पहले एक उस संख्या का चयन करेंगे जो किसी तरह 0 वाली, मतलब किसी तरह ऐसी संख्या के नज़दीक हो जिसमें शून्य प्रयुक्त किए गए हों। जैसे पहला सवाल है 487 गुणा 1008, ठीक है। अब 487 को अगर हम अलग अलग तोड़ेंगे, 400 + 87, ठीक, गुणा 1008, फिर हम जब 400 + 87 की 1008 से बारी बारी गुणा करेंगे तो आएगा 400 गुणा 1008 + 87 गुणा 1008। क्वेश्चन कठिन हो जाएगा। इसी तरह प्रश्नों को हल करने के लिए हम 100
दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इस तरह के अंकों में तोड़ते हैं। अब दहाई मतलब 10, 100 या 1000 या 10,000 के अंकों में पहली किस संख्या में टूट रहा है, पहले क्वेश्चन का देखिएगा। 487 तो नहीं तोड़ा जा रहा, गुणा 1008। 1008 को हम लिख सकते हैं 1000 गुणा 8, और 1000 से किसी संख्या को गुणा करने बहुत आसान है, जितने से गुणा करेंगे उतने हज़ार लगा देंगे। 1000 की अगर 48 से गुणा करनी है तो 48 के बाद 1000 लगा दीजिए, 48,000 हो गया। ऐसे ही 487, अब इसे तोड़ लिया सरल रूप में, 487 गुणा 1000 प्लस 8। अब ये बन गया ABC का रूप, यानी 487 A की जगह है, 1000 B की जगह है और 8 C की जगह है। अब उसमें दिया गया था कि A गुणा B प्लस C, ठीक है, एक योग वाला था, एक अंतर वाला था। तो यहाँ पर 1000 में 8 जुड़ रहा है तो योग वाला प्रयुक्त होगा। तो यानी कि A, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो A की अंदर गुणा होगी B के साथ। B का मतलब 1000 है, यहाँ पे A का मतलब 487 है और C का मतलब 8 है, यानी 487 की 1000 के साथ गुणा हो जाएगी। अब ब्रैकेट में जो प्लस का चिन्ह है वो चिन्ह लग जाएगा और दोबारा 487 की 8 के साथ गुणा हो जाएगी। अब 487 की 1000 से गुणा करना कुछ कठिन नहीं है, 487 लिखेंगे, बाकी देख लेंगे कितने जीरो हैं अगली संख्या में, उतने जीरो लगा दिए जाएंगे। तो ये 487 3 जीरो गुणा हो गए इसकी, प्लस 487 की 8 के साथ गुणा करेंगे तो 3896 आ गया। तो इसी तरह अब 4,87,000 हो गया प्लस 3896। अब इन्हें जोड़ दिया जाएगा तो 49,896 आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 998 गुणा 436। हमने पहले सवाल में 1008 यानी 1000 प्लस 8 किया था, इसमें 998 किसके नज़दीक है, ये 1000 के नज़दीक है, कितना 2, यानी 1000 से 2 कम है ना, तो हम 1000 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है। 998 गुणा 436 बराबर 998 की जगह लिख देंगे 1000 माइनस 2, क्योंकि 1000 में से 2 घट जाएगा तो 998 बचेगा, गुणा 436। 436 की बारी बारी से दोनों से गुणा हो जाएगी, तो 1000 गुणा 436 माइनस का चिन्ह आ जाएगा 2 गुणा 436, यानी 436 की दोनों के साथ ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं के साथ बारी बारी से गुणा होगी और उन ब्रैकेट की संख्याओं के बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है वो चिन्ह प्रयुक्त हो जाएगा। तो ये हो गया। अब 1000 और 436 की गुणा करेंगे तो 43,600 आ गया। अब 436 की 2 से गुणा होगी तो 872 आ गया। अब ऊपर वाले में हमने प्लस किया था, यानी 1000 में 8 जोड़ा तभी तो 1008 हुआ, तो जब प्लस था तो आखिर में संख्याएं जोड़ी गई, चिन्ह प्लस था तो जोड़ा जाएगा। अब इसमें अंतर यानी माइनस का चिन्ह है तो जाहिर सी बात है घटाया जाएगा। तो 43,600 में से 872 को घटा दिया तो 43,600 में से 872 को घटा दिया गया, यही आंसर हो जाएगा। बाकी आगे देखते हैं तीसरा, 6754 गुणा 94। तो 6754 गुणा 94 को लिख लेंगे 100 माइनस 6, 100 में से 6 कम है ना केवल, तो 6754 गुणा 100 माइनस 6। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर दोनों संख्याओं से बारी बारी गुणा होगी और बीच में जो चिन्ह माइनस का दिया है वही चिन्ह प्रयुक्त हो जाएगा। अब 6754 की ब्रैकेट के अंदर 100 के साथ गुणा हो गई, माइनस अब 6754 की 6 के साथ गुणा हो जाएगी तो आ रहा है आंसर 6,75,400, 6,75,400। इसमें से 40,524 को घटा दिया जाएगा तो 6,34,876 बच रहा आंसर।
ऐसे ही अगला देखेंगे तो इसमें 106 दिया हुआ है, तो इसको हम 26,478 गुणा 106, तो 26,478 गुणा 1,106 को हम 100 + 6 में तोड़ लेंगे और इसी तरह ब्रैकेट को खोलकर दोनों संख्याओं के साथ बाहर वाली संख्या की दोनों संख्याओं के साथ गुणा की जाएगी। बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह प्रयोग करके दोनों के गुणा करके संख्याओं को जोड़ लिया जाएगा। आगे देखते हैं। यदि भाजक 483 भागफल 403 तथा शेष 50 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य ज्ञात करने का सूत्र होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी भाजक और भागफल की गुणा कर देंगे, उसमें शेषफल को जोड़ देंगे। तो भाजक है 483, भागफल है 403, तो 483 गुणा 403 प्लस 50 इनकी गुणा कर देंगे तो 1,94,649 प्लस 50, तो 1,94,699 ये अभीष्ट भाज्य है। पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रिया पढ़ लेते हैं। नंबर 1, भाग की संक्रिया में संवरक प्रगुण का परीक्षण। संवरक प्रगुण वो था कि अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होती है, या पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या होती है। अब यही हमें भाग की संक्रिया में परीक्षण करना है कि क्या ये सत्य है, कि ये भाग में सत्य है या नहीं, ये परीक्षण करना है। तो एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होता। अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। देखते हैं क्यों। एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से विभाजित करने पर भागफल सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता। सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता है लेकिन सदैव नहीं। जैसे 27 को अगर 9 से भाग दे रहे हैं, 27 पूर्ण संख्या है, 9 भी पूर्ण संख्या है, 27 को 9 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो 9 तिया 27, 3 आंसर आ रहा है, पूर्ण संख्या है। अब अगर हम 27 को, पहले हमने 27 को 9 से दिया था, अब अगर 9 को 27 से दे दें, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो अगर 9 को 27 से दे दें तब देखिएगा कितना आ रहा, 9 तिया 27, 1/3 आंसर आ रहा है, और 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि एक पूर्ण संख्या को दूसरी पूर्ण संख्या से भाग देने पर हमेशा भागफल पूर्ण संख्या में प्राप्त नहीं होता। अतः विभाजन की संक्रिया पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। अब देखते हैं शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग का परीक्षण। ये पढ़ चुके हैं पीछे कि किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग करना परिभाषित नहीं है, यानी यदि किसी किसी पूर्ण संख्या को शून्य से भाग कर दिया जाता है तो वह संख्या असीमित या अपरिमेय या अपरिभाषित या अनंत हो जाती है। पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग का परीक्षण। यदि किसी पूर्ण संख्या में 1 से भाग कर दिया जाए तो भागफल वही संख्या होती है। यदि किसी संख्या को 1 से भाग दिया जाए तो वही संख्या, तो भागफल में जो प्राप्त होता है वो वही संख्या प्राप्त होती है जिसे भाग किया है, यानी भाज्य ही भागफल होता है। आगे देखते हैं। शून्य में किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से भाग का परीक्षण। शून्य को किसी शून्येतर पूर्ण संख्या से विभाजित करें तो भागफल शून्य आता है। यानी अगर हम शून्य को किसी भी संख्या से भाग करें, चाहे किसी भी संख्या से भाग करें, शून्योत्तर संख्या का मतलब है शून्य को शून्य से छोड़कर, यानी शून्य को किसी भी संख्या से भाग कर दिया जाए तो भागफल शून्य हो जाएगा, और यदि शून्य से किसी संख्या को भाग किया जाए तो अनंत हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा है। 0 और अनंत, शून्य और अनंत में बहुत अंतर है। शून्य का मतलब है कुछ नहीं, अनंत का मतलब है बहुत कुछ। यानी अगर शून्य को भाग किया जाएगा तो शून्य प्राप्त होगा, और अगर शून्य से किया जाएगा तो अनंत प्राप्त होगा। नंबर 5, किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग देने का परीक्षण। यदि किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या में उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव 1 आता है। अगर 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 4 को 4 से देंगे तब भी 1 आएगा, -2 को -2 से भाग दे दिया तब भी 1 आएगा। यानी कि
किसी भी शून्योत्तर पूर्ण संख्या को उसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। अगले कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, आगे देखते हैं। 21 भाग 3 बराबर 7, यानी अगर 21 को 3 से भाग कर रहे हैं तो इसका तो 7 प्राप्त हो रहा है। का संगत गुणात्मक तथ्य, यानी ये भाग के रूप में दिया हुआ है, इसे गुणा के रूप में लिखना है, गुणात्मक तथ्य के रूप में। तो 3 गुणात्मक तथ्य में लिखने के लिए क्या किया गया है, भाज्य को आगे रख दिया गया, बाकी दोनों को भाजक और भागफल को की आपस में गुणा कर दी गई। यानी भाजक इसमें क्या है 3, भागफल कितना है 7, तो 3 और 7 की गुणा कर दी जाएगी, 3 गुणा 7, और भाज्य को आगे लिख दिया जाएगा 3 गुणा 7 बराबर 21, यानी 7 या 21। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। जैसे 56 भाग 8 बराबर 7 है, तो इसमें भाज्य कितना हो गया 56, और भाजक 8, भाजक वो होता है जिससे भाग किया जाता है, और भागफल वो होता है जो भाग होने के बाद जो प्राप्त होता है आंसर के रूप में, वो भागफल होता है। तो संगत गुणात्मक तथ्य लिखने के लिए केवल हम क्या करेंगे, भाजक और भागफल की गुणा करेंगे, बराबर में भाज्य को लिख देंगे। तो भाजक 8 है, इसमें भागफल 7 है, यानी 8 गुणा 7 बराबर भाज्य यानी 56, 8 गुणा 7 बराबर 56। ऐसे ही अगले में देख लेंगे, तो भाजक यानी 11 गुणा भागफल यानी 6 बराबर भाज्य यानी 66, 11 गुणा 6 बराबर 66। आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 5। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। यानी 117 को यानी ऐसे मान के चलिए 2 संख्याएं हैं जिनकी आपस में गुणा की गई है और आंसर आया है 117। मान लीजिए संख्याएं हो गई a और b, a और b की गुणा की गई, गुणनफल 117 है, यानी a गुणा b बराबर 117। पहली संख्या कितनी है 13, तो 13 गुणा b, यानी एक संख्या हमें पता है दूसरी नहीं पता है, जो नहीं पता है उसको वही लिखा रहने देंगे। तो 13 गुणा b बराबर 117। अब b का मान निकालेंगे, तो 13 इधर गुणा में है तो आरचर साइड में जाएगा, तो भाग में जाएगा, तो b बराबर 117 भाग 13। अब 13 को 117 को 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 13 नेम 117, तो वो संख्या कौन सी होगी 9। और उन्हें गुणन के रूप में व्यक्त करना होगा, तो गुणन के रूप में 13 को किस संख्या से भाग किया जाए कि 117 हो जाए, तो वो हमने अभी निकाला a गुणा b बराबर गुणनफल करके, तो वही आ जाएगा। अब आंसर 9 आया था, अब 13 गुणा 9 बराबर गुणन के रूप में लिख देंगे कि 13 गुणा 9 बराबर 117। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या p संभव है कि p भाग p बराबर p, मतलब p यानी तीनों जगह एक संख्या रही। यानी क्या ऐसी कोई संख्या संभव है कि उस संख्या को उसी संख्या से भाग की जाए और वही संख्या बचे, बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग दी जाए और भागफल में वही संख्या प्राप्त हो, केवल और केवल ऐसी संख्या है, तो वो कौन सी है 1। 1 को 1 से भाग देंगे, भागफल 1 प्राप्त होगा। बाकी अन्य किसी संख्या के साथ ऐसा करने पर आंसर ये नहीं होगा। 1 को 1 से भाग देंगे तो भागफल 1 ही प्राप्त होगा। अगर अन्य किसी संख्या को देख लीजिए, 2 को 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ना कि 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा। यानी इनमें तीनों संख्याएं बराबर नहीं रही, यानी भागफल भी वही संख्या होना चाहिए जिससे भाग दे रहे हैं या जिसको दे रहे हैं। तो क्या p भाग p बराबर p ऐसी कोई संख्या संभव है? कौन सी संख्या हो गई वो 1। क्या 2 विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं a तथा v के लिए a भाग b बराबर b भाग a संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि a भाग b बराबर b भाग a का मतलब है 21 बटा, जैसे a की जगह हमने 21 ले लिया, b की जगह इसमें 3 दिया, चलो यही मान ले रहे, a की जगह 21 ले लिया, b की जगह 3 ले लिया, यानी a बटा b, इसका मतलब 21 बटा 3, यानी 21 को 3 से भाग देना है।
तो 3 को 21 को 3 से भाग देंगे तो 3 सत्ते 21 7 आएगा। अब इसे उल्टा कर देंगे, भिन्न पलटिए, यानी आगे पलटी गई है ना, b/a किया गया है, तो जब b/a किया गया है तो इधर भी 3/21 करेंगे। ठीक है, 21/3 का मतलब 7 आया। अब 3/21 का मतलब 1/7 आएगा। कहाँ आंसर समान है? जब आंसर समान नहीं है तो a भाग b बराबर b भाग a भी संभव नहीं होगा। धन्यवाद।